हेलो दोस्तों, आज जिस फिल्म की कहानी मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ उसमें एक लड़की की हिम्मत और बहादुरी ने उसको एक नई पहचान दिला दी। तो इस फिल्म की शुरुआत सेंट्रल ऑस्ट्रेलिया के शहर अलाइस स्प्रिंग्स से होती है। साल है 1975 का और हम एक लड़की को ट्रेन में देखते हैं। उसका नाम रॉबिन है। रॉबिन ट्रेन से उतरती है, उसके साथ उसका एक डॉग भी होता है। वो अलाइस स्प्रिंग से ऑस्ट्रेलियन रेगिस्तान से होकर इंडियन ओशन तक का सफर तय करने वाली है, जो सफर लगभग 2700 किलोमीटर लंबा है। रॉबिन एक कैमल फार्म पर जाती है क्योंकि उसे अपने सफर के लिए ऊंट चाहिए थे, पर उस फार्म का शख्स कहता है कि ऑस्ट्रेलियन रेगिस्तान को पार करने का तुम्हारा प्लान बिल्कुल घटिया है। इस पर रॉबिन कहती है कि मेरे पिता ने 1935 में कलाहारी को क्रॉस किया था, मुझे नहीं लगता कि वो घटिया था। वो शख्स उसको समझाता है, पर रॉबिन कहती है कि मैं काफी मेहनती लड़की हूँ। पर उन कैमल्स को अपने साथ ले जाने के लिए रॉबिन के पास पैसे नहीं थे। रॉबिन इसको ऑफर करती है कि वो फार्म पर उसके लिए 8 महीने उसके लिए मुफ्त में काम करेगी। उसके बाद वो शख्स उसको 2 ऊंट उसके सफर के लिए दे देगा। वो शख्स उसकी बात मान जाता है। अब रॉबिन अपना कैंप वहीं फार्म के बाहर लगा देती है। इस फार्म पर कर्ट उसको सारे ऊँटों से इंट्रोड्यूस करवाता है और साथ ही उसे ऊँट को कंट्रोल करने की ट्रेनिंग भी देता है। वहाँ फार्म पर कुछ टूरिस्ट भी आते हैं जो ऊँट की सवारी करते थे। कर्ट ये काम रॉबिन को दे देता है और जाने से पहले कहता है कि तुम अपने शूज उतार देना, तुम अपने पैरों को तैयार करो, उन्हें रेगिस्तान में चलने की आदत डालो। रात को रॉबिन देखती है कि नंगे पाँव चलने से उसके पाँव में छाले पड़ गए थे। उससे अपने बचपन के विजन्स आने लगते हैं और वो अपने डॉग्स के साथ काफी खेल रही होती है। हम देखते हैं कि रॉबिन को वहाँ अब 8 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है और अब वो ऊंट को कंट्रोल करना भी सीख गई है। दूसरे दिन कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक रॉबिन उससे 2 ऊंट देने के लिए कहती है, जिस पर कर्ट गुस्सा हो जाता है और उससे वहाँ से जाने के लिए कहता है। रॉबिन अपना सामान लेकर वहाँ से चली जाती है। वहाँ से वो सॉदर्न क्रॉस कर जाती है। वहाँ से एक टूटा हुआ दरख्त मिलता है और वो वहीं रुकने का फैसला करती है। दूसरे दिन वो एक दूसरे फार्म पर जाती है जहाँ पर ऊंट बेचे और एक्सपोर्ट किए जाते हैं। वहाँ एक बूढ़ा शख्स था, उसका नाम सिलाय था। सिलाय उसे कहता है कि तुम 2000 मील का सफर अकेले नहीं तय कर पाओगी। रॉबिन उसे ऊंट देने के लिए कहती है, बदले में वो उसके यहाँ काम करेगी, मगर वो कहता है कि मैं तुम्हें एक ही ऊंट दे पाऊंगा और तुम्हें मेरे यहाँ 1 महीना काम करना होगा। रॉबिन मान जाती है। 1 महीना गुजर जाता है। सिलाय उसे एक ऊंट दे देता है, पर रॉबिन को टोटल 3 ऊंटों की जरूरत होती है। दूसरे दिन वहाँ उसका पता पूछते पूछते उसकी बेस्ट फ्रेंड जेनी आती है और उसके साथ और भी कई लोग थे, जिनमें से एक रेक था जो कि एक नेशनल जियोग्राफिक फोटोग्राफर है। जेनी उसे समझाती है कि तुम अपनी हाइक को शॉर्ट भी कर सकती हो, तुम्हें इतनी दूर जाने की कोई जरूरत नहीं, मगर रॉबिन उसकी बात सुनकर उठकर बाहर आ जाती है। दूसरे दिन वहाँ से जाते वक्त रैक रॉबिन की पिक्चर क्लिक करता है और तस्वीर वहाँ छोड़ देता है। इसके पीछे एक नोट था, अगर तुम्हें किसी मदद की जरूरत हो तो मुझसे वॉशिंगटन डीसी नेशनल जियोग्राफिक हेडक्वार्टर्स में राब्ता कर सकती हो। दूसरे दिन वहाँ सिलाय आता है। वो बोलता है कि ये ऊंट तो प्रेग्नेंट है। रॉबिन तय करती है कि वो जन्म के बाद अपना सफर शुरू करेगी। आगे हम देखते हैं कि रॉबिन को पता चलता है कि कर्ट ने अपना फॉर्म बेच दिया है। रॉबिन वहाँ जाती है और नए मालिक से कहती है कि मुझे एक ऊंट चाहिए। कर्ट से मेरी बात 2 ऊंट की हुई थी, पर वो नया फॉर्म मालिक उसकी कोई बात नहीं सुनता। वहाँ एक ऊंट अनकंट्रोल हो जाता है, मगर रॉबिन उसे संभाल लेती है और इससे खुश होकर वो रॉबिन को 2 ऊंट दे देता है। रात रॉबिन रेक को लेटर लिखती है कि मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम्हारा नेशनल जियोग्राफिक मैगजीन मेरी इस ट्रिप को स्पॉन्सर करेगा। हम देखते हैं कि कुछ दिनों बाद इस फीमेल ऊंटनी ने एक बच्चे को जन्म दिया है। आगे हम देखते हैं कि नेशनल जियोग्राफिक का जवाबी लेटर मिलता है और वो रॉबिन की ट्रिप को स्पॉन्सर करने के लिए तैयार थे, लेकिन उनकी एक शर्त होती है। वो इस ट्रिप पर डॉक्यूमेंट्री शूट करने के लिए रैक को भी साथ भेज रहे थे। इस बात से रॉबिन थोड़ी परेशान हो जाती है। दूसरे दिन उससे वहाँ मिलने के लिए रॉबिन के फादर और उसकी सिस्टर आती है और वहाँ पर रैक भी आ जाता है। रैक उसे ट्रिप के सारे सप्लाईज देता है और सिलाय उसे एक गन देता है उसकी सेफ्टी के लिए। वो कहता है कि अगर तुम्हें कोई जंगली ऊंट तुम्हारी तरफ आते देखे तो सोचना मत, शूट कर देना। दूसरे दिन रॉबिन चारों ऊंट और अपनी फौज को लेकर ट्रिप पर निकल जाती है। उससे रैक मिलता है, उसके फोटोज क्लिक करता है मैगजीन के लिए, फिर कहता है कि मैं अगले महीने मिलूंगा नेक्स्ट स्टॉप पर। रॉबिन को ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट से होते हुए इंडियन ओशन तक का सफर तय करना था।
उस रेगिस्तान में उसको 29 दिन हो चुके थे। वो माउंट ओल्गा नेशनल पार्क तक आ जाती है, लेकिन गार्ड उनको ऊँटों को अंदर ले जाने की इजाजत नहीं देता, तो वो अपना कैंप बाहर लगा देती है। दूसरे दिन जब रेक वहाँ आता है तो उसी वक्त वहाँ रेतीला तूफान आ जाता है। फिर वहाँ रेक आ जाता है। फिर वो रॉबिन की एक तस्वीर क्लिक करता है अपनी मैगजीन के लिए और वहाँ से चला जाता है, जिसमें रॉबिन अपना सामान इकट्ठा करने लगती है, पर रेक उसकी तस्वीर लेता है। इस पर रॉबिन नाराज होकर रोने लगती है कि रेक उसकी मदद करने की बजाय उसकी फोटो ले रहा है। कुछ दिनों के सफर के बाद रॉबिन तस्मानीन विलेज पहुंच जाती है। वहां ऑस्ट्रेलियन लोग रहते हैं। रेक उसे वहां देखकर काफी खुश होता है। रॉबिन उन लोगों के साथ काफी एंजॉय करती है। इसके बाद वो आगे सफर के लिए निकल जाती है। आगे वो खाना खाने के लिए रुक जाती है, तभी उसे 3 जंगली ऊँट अपनी तरफ भागते दिखाई देते हैं। जैसा कि उसे सिलाई ने बोला था कि सोचना नहीं, फौरन उन्हें शूट कर देना। वो एक एक करके तीनों ऊँटों को शूट कर देती है। हम देख रहे थे कि कुछ दिन गुजर रहे थे। रेगिस्तान में तेज धूप की वजह से रॉबिन की जल्द पूरी तरह झुलस गई है। उससे बहता हुआ पानी नजर आता है। रॉबिन फ्रेश होती है, तभी वहाँ कुछ तस्मानीन आ जाते हैं। उनके पूछने पर वो बताती है कि मैं वेस्ट ओशन की तरफ जा रही हूँ, और जिसे ओरदोला लेक भी कहते हैं। वो शख्स कहता है कि ये सफर तो बहुत ही लंबा है और तुम जिस रास्ते से जा रही हो वह रास्ता बहुत लंबा है। फिर वो शख्स उसमें से एक बूढ़े आदमी को उसके साथ भेज देता है, जो उसको रास्ता बताएगा, जिसका नाम एडी था। आज सफर को 84 दिन पूरे हो चुके हैं। सफर पर एडी उससे तस्मानिया जुबान में बात कर रहा था, क्योंकि उसे थोड़ी इंग्लिश जुबान आती थी और रॉबिन को भी थोड़ी उनकी जुबान आती थी। और अब रॉबिन पापालिया तिजारा पहुंच जाती है और वहाँ पर उसे ग्लेंडल मिलता है, और वो भी एक ट्रेवलर होता है। वो रॉबिन को बताता है कि एडी एक ऐसा शख्स है जिसकी कम्युनिटी में लोग रिस्पेक्ट करते हैं। रॉबिन एडी के पास जाती है और उससे वार बटन तक चलने के लिए कहती है, मगर एडी कहता है कि उसके जूते फटे हुए हैं और आगे का सफर बहुत लंबा है, तो वो उसके साथ नहीं जा सकता। रॉबिन उसको ग्लेंडल के जूते दिलवाती है। 3 दिनों के सफर के बाद रेक वहाँ आ जाता है। वो अपने साथ एक गन लाया था। वो गन रॉबिन ने एडी की गिफ्ट के तौर पर मंगवाया था। वहाँ से वो लोग वॉर बटन पहुँच जाते हैं। वहाँ वो एडी को शुक्रिया अदा करती है और आगे के सफर के लिए निकल जाती है। रॉबिन को अभी भी काफी सफर तय करना था। वो उससे रेगिस्तान में 124 दिन पूरे हो चुके थे। रॉबिन के पास पानी भी खत्म हो गया था और तपती हुई धूप से उसके सारे जिस्म पर छाले पड़ गए थे। दूसरे दिन वो एक घर के सामने पहुंच जाती है, जिसमें एक बूढ़ा कपल रहता है। वो उसे अंदर ले जाके अपने साथ खाना खिलाते हैं। वो औरत रॉबिन को नहलाती है। रॉबिन रात वहीं रुक जाती है। सुबह जाने से पहले वो कपल रॉबिन को एक मैप देता है और बताता है कि अगर वो इस मैप को फॉलो करेगी तो वो वेंदुला जल्दी पहुंच जाएगी। रात रॉबिन रेगिस्तान में ही रुक जाती है। वो देखती है कि उसका डॉग वहाँ पर नहीं था। वो टॉर्च लेकर उसे ढूंढने लग जाती है। वो देखती है कि वहाँ पर अनजान पॉइजन उसके डॉग ने पी लिया है और वो तड़प रहा है। रॉबिन उसे तड़पते हुए नहीं देख सकती और उसे शूट कर देती है और रोने लगती है, क्योंकि वो इससे बहुत ज्यादा प्यार करती है। पहले भी रॉबिन अपना एक डॉग खो चुकी होती है और ये रॉबिन के साथ दूसरी बार हुआ था। अब हम देखते हैं कि उसे उस रेगिस्तान में 157 दिन पूरे हो चुके हैं और रॉबिन जिस्मानी तौर पर काफी कमजोर हो चुकी है और इतने दिनों के सफर में कोई उससे मिला भी नहीं और ना ही उसने किसी से बात की है। इस वजह से वो अपना ज़हनी तवाज़ुन भी खोने लगती है। रॉबिन वेंदुला पहुंच जाती है। वो देखती है काफी सारे मैगजीन्स रिपोर्टर्स आ जाते हैं और उसका इंटरव्यू लेना चाहते थे, पर वो एक झाड़ के पीछे छुप जाती है क्योंकि उससे ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। तभी वहाँ रेक आ जाता है। रेक को देखकर रॉबिन इमोशनल हो जाती है। सारे रिपोर्टर्स रॉबिन की तरफ भागते हैं, लेकिन रेक उसे रोकने की कोशिश करता है। आगे हम देखते हैं कि सिर्फ रॉबिन और रेक अकेले बैठे होते हैं। रॉबिन बताती है कि वो बहुत अकेला महसूस कर रही है। रेक इस पर कहता है कि इस दुनिया में सब ही अकेले होते हैं, जिसे सुनकर उसे रोना आ जाता है। रेक उसको गले लगाता है और रॉबिन फूट फूट कर रोने लगती है। लेकिन दोस्तों, रॉबिन का आखिरी पड़ाव अभी बाकी था। रॉबिन ने ठान लिया था कि वो ये सफर आगे तय नहीं करेगी, लेकिन वो रेक से कहती है कि मैं ये सफर पूरा करना चाहती हूँ, पर वो इन रिपोर्टर्स को दोबारा नहीं देखना चाहती। रेक उससे हिम्मत देता है उसके आगे के सफर के लिए। रॉबिन अपने सफर के लिए निकल जाती है और आज रॉबिन को इस सफर पर 195 दिन पूरे हो चुके हैं। अब हम देखते हैं कि रॉबिन इंडियन ओशन तक पहुंच जाती है, जो कि इस सफर का आखिरी पड़ाव होता है। ये नजारा देखकर रॉबिन बहुत खुश हो जाती है और रेक भी उसके साथ वहीं इंतजार कर रहा था। रेक को वहाँ देखकर रॉबिन बहुत खुश हो जाती है। फिर रॉबिन वहाँ तैरने लगती है और इसी मंजर के साथ ये मूवी यहीं पर दी एंड हो जाती है।
दोस्तों ये कहानी रॉबिन डेविडसन की जिंदगी पर मबनी एक सच्ची कहानी है। साल 1977 को रॉबिन ने 1700 मील का सफर तय किया था, अलाइस स्प्रिंग से होता हुआ इंडियन ओशन तक। वहां से लौटकर रॉबिन ने नेशनल जियोग्राफिक के लिए एक आर्टिकल भी लिखा था, जिसमें उसने अपने सफर के एक्सपीरियंसेस को शेयर किया था। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे YouTube चैनल फ्यू मिनट्स मूवीज को सब्सक्राइब